सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़ी उम्मीद के साथ 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। उसे लगता है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए जनता बिल्कुल तैयार है और उसी के तहत जमावट करने की कोशिश है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वो दो अहम किरदार हैं जो सत्ता में वापसी को लेकर गठजोड़ करने में, जमावट करने में, गोटियां बिछाने में व्यस्त हैं और उसके आधार पर ये उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हम आने वाले हैं। लेकिन उनकी इन कोशिशों के बीच में कांग्रेस के कुछ और नेता भी हैं जिनको लगता है उनकी हैसियत है, उनकी अहमियत है, पर उस हैसियत और अहमियत को अनदेखा किया जा रहा है। उन नामों ने अपने वजूद का आज एहसास कराया। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं और उनके साथ में अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरी उल्का सदस्य के तौर पर थे। बाकी पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चुनाव अभियान समिति के प्रमुख कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल जो सीईसी के मेंबर हैं, ये तमाम लोग उसके सदस्य थे। पिछले 3 दिन से वो स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम भी कर रहे थे, पर आज दोपहर में अचानक एक पत्र आया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से। उसमें बताया गया कि हमने स्क्रीनिंग कमेटी का विस्तार किया है और 3 नाम उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किए गए। उनमें एक नाम है अपने समय के दिग्गज कांग्रेस नेता रहे सुरेश पचौरी, दूसरा नाम है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और तीसरा नाम है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। इस विस्तार पर ही हम बात करेंगे, इसीलिए हमारा विषय है भूल सुधार स्क्रीनिंग का विस्तार। इस विषय को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मृणाल पंत हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुखर आवाज है मध्य प्रदेश में, वो हमारे साथ है। प्रदेश महामंत्री भी हैं, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी, ऐसे विषय हों और चिंतामणि जी हों, आनंद ही कुछ और हो जाता है उनका भी और हमारा भी, तो वो हमारे साथ है। और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ है। तीनों का स्वागत है और शुरुआत मृणाल जी से करते हैं। क्या कहते हैं मृणाल जी इस भूल सुधार पर, ऐसे नाजुक मौके पर जब पार्टी दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीने की कोशिश करती हुई दिखनी चाहिए, वहां इतनी बड़ी गलती। 3 अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के साथ पिछले 3 दिन से चल रही थी स्क्रीनिंग, सोशल मीडिया पे चल रहा है ये नाम फाइनल और उनके बीच में ये 3 नए नाम, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा समझाइए ना क्या चल रहा है। हिमांशु, नहीं, संगठन विस्तार है जी। एक तरफ आप देखें जहां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की पूरी चुनावी तैयारी दिल्ली के नेताओं के हवाले कर दी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारी में मध्य प्रदेश के नेताओं को सहभागी बनाने की नई प्रक्रिया चालू की जी। अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रियाओं में नेताओं का मार्गदर्शन और निर्णय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें संगठन के नीचे के कार्यकर्ता की और पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की भागीदारी की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसा पहले नहीं होता था। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी है 4 दिन से। एआईसीसी के जो सदस्य हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग विधानसभा, अलग अलग जिलों से आए हुए, उनसे राय ली जा रही है। हमारे ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक विधानसभा में 2 या 3-4 होते हैं, उन ब्लॉक अध्यक्षों को रायशुमारी में शामिल किया गया है। जब राय देने वालों की संख्या इतनी बड़ी बढ़ाई गई है तो स्क्रीनिंग कमेटी छोटी पड़ रही थी और इस स्क्रीनिंग कमेटी का काम ज्यादा सुचारू तरीके से हो सके, इसलिए हमारे 3 वरिष्ठ पुराने प्रदेश अध्यक्षों को और नेता प्रतिपक्ष को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया। अच्छा मृणाल जी, ईमानदारी से बताइए, आप हमें इतना ना समझ रहे हैं या प्रदेश की जनता को ना समझ रहे हैं जो इस तरीके के तर्क के साथ इस विस्तार पर रोशनी दे रहे हैं? आपसे जानना चाहते हैं सर, इतना अगर आपका संगठन के प्रति, स्थानीय मुद्दों के प्रति, स्थानीय नेताओं के प्रति लगाव है, तो भूल गए क्या कि भाई अजय सिंह राहुल जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता होते हैं, सुरेश पचौरी जी भी आपके यहाँ के बड़े नेता होते हैं, अरुण यादव भी कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। आज याद आया, अरे रे 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 रे, ये भी नेता हमारे पास में है। और आप खुद बता रहे हैं 4 दिन से हमारे यहाँ स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में ये तीनों नेता तो नहीं थे, तो क्या उम्मीद करें मृणाल पंत जी नए सिरे से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होगी? 4 दिन जो भी कुछ हुआ है वो 0 और उसके बाद नए सिरे से चलेगा और उसके बाद नतीजे पे पहुंचेगा। थोड़ा समझाइए ना मृणाल जी।
बिल्कुल नहीं है मंजूर। वास्तव में जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो दिल्ली के 3 नेता हैं वो ही शामिल है, मध्य प्रदेश के कोई नेता पिछले 3 दिनों से चलने वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जब ये नाम हमारे पास संकलित हो जाएंगे और संकलित होने के बाद जब विधानसभा स्तर पर पैनल का निर्माण शुरू होगा, तब ये समूची स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उस पर मंथन करेगी। फिलहाल नाम लेने की प्रक्रिया चल रही है। तो जो आप दूसरी बात कह रहे थे कि नेताओं को भूल गए, नेताओं को भूले नहीं, नेताओं के बीच में कार्य विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस समय स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा हुई उसी समय चुनाव कैंपेन कमेटी की घोषणा हुई, और जिन नेताओं को आप कह रहे हैं कि इनको स्क्रीनिंग कमेटी से छोड़ दिया गया था, वो कैंपेन कमेटी में महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। ये कार्य विभाजन कांग्रेस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में उनका सरफटम्बल है। मध्य प्रदेश के नेताओं को, जो मध्य प्रदेश को समझते हैं, उनकी इस कदर बेइज्जती की गई है कि उसको स्क्रीनिंग कमेटी से दूर रखा गया है। उनको बताया जा रहा है, दिल्ली से निर्देश आ रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव कैसे करेंगे। पूरे निर्णय लेने की बागडोर दिल्ली के भाजपा नेताओं ने अपने हाथ में ले ली है और मध्य प्रदेश के नेताओं को दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। अच्छा, एक बात बताइए मृणाल जी, मैं चिंतामणि जी के पास जाऊं, ये भाजपा वाले तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं आपके अनुसार, ये सब दिल्ली के हवाले कर दिए हैं, पर ये जो रणदीप सुरजेवाला आए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के किस इलाके के निवासी हैं जो पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिए हैं? थोड़ा पता चल जाए ना कि भाई वो भूपेंद्र यादव, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ये सब तो गलत लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, पर ये भंवर जितेंद्र सिंह, अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरी उल्का, ये सब मध्य प्रदेश के मूल बाशिंदे हैं जो पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या मृणाल जी? हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो स्थानीय नेताओं से कम बातचीत तो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो न जाने कौन सी एजेंसियों से सर्वे कराया है। तमाम उन सर्वों के आधार पर कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नाम तय हो गए। और सर्वे क्यों कराया गया जी? सर्वे इसलिए कराया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सरपटबल मध्य प्रदेश की जनता के सामने न आ पाए। सर्वे इसलिए कराया जा रहा है, जो नाम दिया जा रहा है कि टिकट इस बात की सेटिंग में तय हो गए हैं कि जो दल बदलू कांग्रेस पार्टी का छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उनको वापस मौका दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बार पुनः उपेक्षा की जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं मृणाल जी। मैं चिंतामणि जी आपके पास जा रहा हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि मृणाल जी के द्वारा दिए जा रहे तर्क अपने आप में आपको इस बात का विचार करने के लिए बाध्य तो नहीं कर रहे कि आपको कांग्रेस का हिस्सा हो जाना चाहिए? इसलिए हो जाना चाहिए कि देखो, कांग्रेस में स्थानीय नेताओं की पूछ परख है, कांग्रेस में प्रदेश के नेताओं से पूछ परख करते हुए टिकटों के संदर्भ में फैसले लिए जाने हैं। मृणाल जी बता रहे आपके यहाँ तो आप लोगों की कोई हैसियत वैसियत है नहीं, सब कुछ दिल्ली से हो रहा है, तो आप अपने आप में ये विचार तो नहीं कर रहे कि मृणाल जी से कार्यक्रम के तुरंत बाद पूछें संस्था कैसे मिल सकती है? क्या कहते हैं चिंतामणि जी? सबसे पहली बात तो यह है कि वैसे तो कांग्रेस का अपना आंतरिक विषय है, इसलिए हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर आप करे मगर मानेंगे कहाँ? लोकतंत्र है और इसी तरह विचार विमर्श से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है सर कि जो मैं दूर से देख पा रहा हूं कि कांग्रेस के 2 नेताओं ने सत्ता का एक केंद्रीकरण कर लिया था, सत्ता का अतिक्रमण कर लिया था, उसे केवल 2 नेताओं के बीच कर दिया था जो भी 15 महीने सरकार रही, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। केवल उन 2 नेताओं के बीच पूरी सरकार थी और इसलिए कई जो असंतोष के स्वर अनेक मंत्रियों से आपने सुने होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसको ताजा करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने न केवल सत्ता को केंद्रित किया अपने पास, अतिक्रमण किया, उसको अपने पास रख लिया, बल्कि अब संगठन को भी, और ये जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है इस पर भी अतिक्रमण कर लिया उन 2 नेताओं ने। और इसलिए उन 2 नेताओं के पर काटने के लिए फिर से जो केंद्रीय संगठन ने या जैसे भी कांग्रेस की व्यवस्था होगी, उन्होंने 3 नेता और जोड़ दिए कि भाई इनको भी रखो। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वही पुरानी प्रक्रिया, वही पुरानी व्यवस्था आ गई है कि इतने इसके टिकट, इतने इसके टिकट, इतने इसके टिकट, और इस तरह फिर वही टिकट वितरण कांग्रेस में होना है। जो 2 लोगों ने केंद्रित कर लिया था, 2 लोगों ने ग्रस लिया था, 2 लोग उस पर छाए हुए थे, उसको हटा करके अब 4-5 चिंतामणि जी, अब इस आपकी इस दलील पर ही जाता हूं, तो ये तो आपके लिए बड़ा परेशानी का विषय हो गया। आप लंबे समय से अपने कैंपेन को ये केंद्रित किए हुए थे कि देखो कांग्रेस तो 2 लोगों की ही पार्टी बनकर रह गई, एक कमलनाथ, दूसरे दिग्विजय। अब आप खुद ही बता रहे हैं कि बाकी लोगों को भी अहमियत मिल रही है। अब आपके कैंपेन का क्या होगा? आपकी तो पूरी योजना दोस्त हो गई। देखो बाकी नेताओं को भी महत्व मिल रहा है, आप खुद ही बोल रहे हो कार्यक्रम में। चिंता में आ गए ना आप चिंतामणि जी? कैंपेन अधूरा है
क्योंकि इसमें दिया जरूर है, कितनी मानी जाएगी वो एक विषय। दूसरा ये कि इसमें अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं लिया, इसलिए मुझे ये कोई पूरे समाज का या सब नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसा नहीं है। इसमें कोई मध्य प्रदेश का या कोई वरिष्ठ अनुसूचित है जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है या जिन्होंने कांग्रेस को एक सर्वमान्य, वो बस केवल वही। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देता हूँ चिंतामणि जी। चुनाव समिति घोषित हुई है, उसमें विजय लक्ष्मी साधो को भी लिया गया है, तो आप चिंता मत करो, सबका ध्यान रखा गया है। आप अभी भी विचार कर सकते हो अपने संदर्भ में। क्या कहते हो? स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर रहा हूं मैं कि स्क्रीनिंग कमेटी में कोई वरिष्ठ नेता जो है ऐसा नहीं लिया है। कांग्रेस में दलित नेताओं की कमी है, उनकी पूछ परख नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण कमेटी। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है चिंतामणि जी की भाई कि अनुसूचित जाति वर्ग से कोई व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। इसको उत्तर लेने के लिए हम मृणाल जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक तटस्थ राय मुझे डॉक्टर राकेश पाठक की लेनी है। क्या कहते हैं राकेश पाठक जी, ऐसे नाजुक मसले पर आज का ये विस्तार भूल सुधार है या वस्तुतः केवल विस्तार है? जैसा मृणाल जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं, भाई लोग इतने ज्यादा थे तो लगा कि लोग और चाहिए जो स्क्रीनिंग करे, इसलिए ले लिए। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक, क्या समझ पाए आप आज के इस विस्तार को? कमलनाथ के पे चोट है या कमलनाथ के मन में कोई खोट था जो जाहिर होगा है? देखिए, मृणाल जी की तो अपनी एक व्यवस्था है, पार्टी के वे सिपाही हैं तो उनको इस नजरिए से ही देखना चाहिए। लेकिन हम और आप तो पत्रकार हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टी में, खास तौर से कांग्रेस, वो हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है। आज भी कांग्रेस में गुट है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेसीकरण हुआ है तो उसमें भी गुट है। और ये कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं होती। जहाँ बड़े कद के नेता होते हैं, 4 नेता होते हैं, तो उनके अपने अपने समर्थक होते हैं, उनको अपने अपने समर्थकों को एडजस्ट करना होता है, वे खुद एडजस्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी का विस्तार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये संदेश देने के लिए भी किया है कि कोई 1 या 2 व्यक्ति निर्णायक नहीं है। पार्टी में बड़े स्तर पर नेताओं की भागीदारी के बाद ही टिकटों का अंतिम निर्णय होगा। हो सकता है कोई ऐसी बातें राष्ट्रीय इकाई तक पहुंची हो, हम सब पत्रकार हैं, हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि कांग्रेस के आला कमान के पास ये सूचना पहुंची हो कि ये 2 लोग मिलकर ही कोई निर्णय ले रहे हैं, सारे निर्णय 2 ही लोग मिलकर ले रहे हैं, सबकी भागीदारी नहीं है, इसलिए इसका विस्तार किया गया हो। और इसे मानने में कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। और मुझे इसमें कतई संकोच नहीं कहने में कि कांग्रेस तो बहुत भीषण गुटबाजी का शिकार हमेशा से रही है। संयोग से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ एक गुटबाजी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में ले गए, वरना वो एक अलग गुट होता है। यहाँ पर हर चुनाव में हमने देखा है, टिकट वितरण में हम लोग कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल से आप और हम आते हैं, तो हमने तो बहुत करीब से देखा है कि वो सिंधिया जी के खेमे की कितनी दखलंदाजी हुआ करती थी। तो कांग्रेस ने इस विस्तार के जरिए शायद उस असंतोष को काबू में करने की कोशिश की हो जो शुरू में छोटी स्क्रीनिंग कमेटी से दिख रहा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश देखिए शांति का टापू है, राजनीति में कितना सद्भाव है कि हमारे आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में किसी हरिजन या दलित के न होने की चिंता कर रहे हैं। ये कितने शुभ संकेत है भारत की राजनीति के लिए। ये देखिए, कांग्रेस चिंता नहीं कर रही, लेकिन मालवीय जी, चिंतामणि उनका नाम ही है, तो बड़े आदर के साथ वे चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस में उन लोगों को स्थान मिलना चाहिए। मैं सच में प्रणाम करता हूँ आपको। नहीं, वो प्रणाम तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अभी है डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपने कहा कि गुटीयता को शायद संभालने की कोशिश है। ये विस्तार गुटीयता को कम करेगा या इसको विस्तार देगा? आप बता रहे थे कि भाई पहले एक सिंधिया जी भी हुआ करते थे, तो 3 लोगों में संघर्ष होता था, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब 3 मिल गए, सुरेश पचौरी, अरुण यादव और अजय सिंह राहुल भैया। तीनों मिलके क्या सिंधिया जी की हैसियत पाकर त्रिगुट के संतुलन को रखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका में रहेंगे? और क्या इन तीनों का स्क्रीनिंग कमेटी में आना गुटीयता का और विस्तार नहीं होगा? क्योंकि अब तीनों मिलकर चाहेंगे कि उनको टिकट मिले जो ना दिग्विजय के साथ हो, ना कमलनाथ के साथ हो, हमारे साथ हो। क्या कहते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि ये तीनों लोग मिलकर कोई एक ऐसा गुट बना पाएंगे कि अब कमलनाथ या दिग्विजय सिंह को चुनौती दे पाए जी। क्योंकि कमलनाथ अब पार्टी में जिस वरिष्ठता पर हैं, दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में ये संदेश तो है ही कि अगर सरकार बनी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। ग्वालियर में 21 जुलाई को जो सभा हुई थी प्रियंका गांधी की, उसमें वे किसी एक बहाने से कह गई थी कि कमलनाथ जी जब आपकी सरकार बने तो इन दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ा दे। यानी अगर
किसी एक बड़े नेता ने ये कह दिया आपकी सरकार बने, यानी कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना है। इन तीनों में से कोई उस स्थिति में नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, इनका अपना जनाधार है, लेकिन आज की तारीख में न तो सुरेश पचौरी जी, न अरुण यादव जी, न राहुल भैया, ये तीनों इस स्थिति में नहीं है कि सीधे कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जी को चुनौती दे सकें। इसलिए ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है और चुनाव की मृणाल जी कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक के इस आकलन को लेकर? तीनों मिलकर भी कुछ खास नहीं है, क्या कहेंगे आप? पार्टी में हर नेता की अपनी अपनी क्षमताओं के साथ उपयोगिता है। ये तीनों नेता हमारे बड़े ही सम्माननीय नेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में इनके अनुभव का कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी में पूरा लाभ लेगी। लेकिन हमने जो पहले कार्य विभाजन किया था वो इस तरह से किया था कि स्क्रीनिंग कमेटी एक 5, 7, 8, 10 दिन तक चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई सारी औपचारिक, कई सारी अनौपचारिक बैठकें होती हैं, नेताओं में आपसी विचार विमर्श होता है। तो जिन वरिष्ठ नेतागण को कैंपेन कमेटी का काम दिया गया है, चुनावी संचालन की व्यवस्थाओं का काम दिया गया है, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के घोषणा पत्र, पार्टी की नीति, चुनाव व्यवस्थाएं तय करने का काम दिया गया है, उनको और चुनाव के चयन की प्रक्रिया को अलग अलग रखा जाए। इसलिए कुछ वरिष्ठ नेताओं को स्क्रीनिंग कमेटी में रखा गया, कुछ वरिष्ठ नेताओं को दूसरी उन कमेटियों में रखा गया जो चुनाव का उतना ही महत्वपूर्ण और इंटीग्रल पार्ट है जितना कि उम्मीदवारों का चयन। और चिंतामणि जी के दर्द के विषय में कुछ कहेंगे? भाई देखो, आपने कैसा काम किया ना, वो दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया स्क्रीनिंग कमेटी में। मध्य प्रदेश का कोई नेता नहीं है। चिंतामणि जी बहुत दुखी हैं, उनके दुख को दूर करेंगे क्या आप? देखिए, चिंतामणि जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, वो कोई कांग्रेस का नेता नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने सरेआम जाके भरे चौराहे पे अनुसूचित जाति के लड़के का कत्ल कर दिया और उसकी माता जी को भरे चौराहे पे निर्वस्त्र कर दिया सागर में। वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने भारी बारिश के बीच में सागर में ही दर्जनों अनुसूचित जाति के परिवारों के घर गिरा दिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसके रहते हरिजन कार्यकर्ताओं के मुंह के ऊपर मल बला गया और वहीं दूसरे जिले में उनके मुंह में मल ठूस दिया गया। तो अनुसूचित जाति की चिंता चिंतामणि मालवीय जी नहीं करें। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कमलनाथ जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है और उसे पता है कि जब कांग्रेस की मृणाल जी, आप इसे इस दृष्टि से क्यों नहीं देखते कि भाई चिंतामणि जी देख रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में मान लो ठीक नहीं हो पा रहा, तो कांग्रेस के राज्य में शायद उनके समाज के लोगों के साथ ठीक हो, पर आप भी उसी रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हैं, इसलिए चिंतामणि जी परेशान हो गए। तो उनकी परेशानी को आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? भाई आप तो कम से कम उम्मीद जगाइए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित जो लगभग 88 सीटें हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अलग योजना तैयार की है और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के नेताओं को ही शामिल किया है। उन्होंने शायद ध्यान से देखा नहीं कि हमारे पास कांतिलाल भूरिया की स्क्रीनिंग कमेटी में अनुसूचित जनजाति के हैं, जो अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो अति पिछड़ा वर्ग से हैं जिनकी स्थिति लगभग उत्तर प्रदेश में अनुसूचित आप सबको जगह देंगे, दलित को जगह नहीं देंगे। चिंतामणि जी अभी भी परेशान होते रहेंगे, ना उनकी पार्टी में जगह ना आपकी पार्टी में जगह, ये कहना चाहते हैं आप? देखो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। हम पूछ रहे हैं दलित कहाँ है, आप उसका कोई उत्तर नहीं दे रहे मृणाल जी। जहां तक दलित वर्ग है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को शामिल करता है। अगर चिंतामणि जी ये कह रहे होंगे कि अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं, तो वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने मुख्यमंत्री बनाए, अनुसूचित जनजाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? इतने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नेतृत्व का मौका क्यों नहीं दिया? अरे इतनी यात्राएं निकल रही है, परिवर्तन यात्रा, जरा ध्यान रखिए, कोई अनुसूचित जाति के जनजाति के नेता होते। और ये दिखावा बंद करिए। अगर आपकी सरकार वास्तव में अनुसूचित जनजाति का भला चाहती तो ये जो 2-3-4 महीने में इतनी घोषणाएं हुई है, एक घोषणा है जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का हित करती हो। कमाल कर दिया मृणाल जी, अनुसूचित जाति को लेकर सवाल रहे, आप अनुसूचित जनजाति को लेकर सवाल दागते रहे। अनुसूचित जाति में आप कोई उत्तर दिए नहीं। पर मैं वापस डॉक्टर चिंतामणि मालवीय आपके पास में आता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो कांग्रेस में टकराव बिखराव इन सब को तलाश रहे थे, पर देखो कांग्रेस कितने व्यवस्थित तरीके से चल रही है, हर नेता का ध्यान रख रही है। कुछ सीखेंगे कांग्रेस से? मृणाल जी बता रहे हैं देखो आपके यहाँ पे तो आपके नेताओं की कोई पूछ परख बची नहीं है। क्या आप कांग्रेस से प्रेरणा ग्रहण करके अपने नेताओं को भी महत्वत्व मिलेगा और बाकी को छोड़ो आपको कुछ महत्वत्व मिलेगा? क्या आप चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत टिकट तय करने में कोई भूमिका निभाएंगे? इतने बड़े नेता हैं आप,
हम इंतजार ही कर रहे हैं कि आप कौन सी बैठक में बुलाए जा रहे हैं जिसमें टिकट के फैसले होने हैं। चिंतामणि जी थोड़ा बताइए ना आप। जर्रा नवाजी के लिए धन्यवाद सर। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, लेकिन जिस सागर की बात कर रहे थे हमारे मृणाल पंत जी, मैं उनका सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं कि उसी सागर में एक अनुसूचित जाति जो अहिरवार था उसका जला दिया था जिंदा, और 15 दिन तक आपकी सरकार उसका इलाज तक नहीं कर पाई थी। जब अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तब उसका इलाज हुआ और आखिरकार वो मर गया, और सिर्फ उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि अल्पसंख्यक वर्ग के उसको जलाने वाले थे, आपने उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। ये आपके समय में अनुसूचित जाति की स्थिति थी। यही स्थिति आप कांग्रेस, आप जो है राजस्थान सरकार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर अरे चिंतामणि जी थोड़ा मध्य प्रदेश में रहिए ना, राजस्थान पे गहलोत जी चिंता करेंगे, वसुंधरा जी की चिंता कीजिए, आप अभी यहां पे रहिए। बताइए आप कि कांग्रेस के अंदर नई जमावट को लेकर आप अपने यहाँ क्या सुधार करने वाले हैं। भाई कांग्रेस ने तो बहुत सुधार कर लिया, समझ में आ रहा था कि अजय सिंह राहुल भैया कुछ नाराज से हैं, अरुण यादव जी रूठे रूठे हैं, सुरेश जी अनमने हैं, सब खुश खुश से हो गए। आज आप क्या करेंगे बताइए ना चिंतामणि जी, आपके लिए क्या होगा ये भी बताइए। देखिए मेरा निर्णय तो पार्टी करेगी, और वो करे ना करे कोई मुझे उसका बहुत मलाल नहीं है, लेकिन विषय यह है कि अनुसूचित जनजाति की हमारे मृणाल जी बात कर रहे थे। भाई ये भानु प्रताप जो सोलंकी थे, क्या जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए रखा था अर्जुन सिंह जी ने, और उनकी जगह पे दिग्विजय सिंह आ गए। मेरे ख्याल से राकेश पाठक जी भानु सिंह सोलंकी थे, अर्जुन सिंह आ गए थे। इतिहास पूरी तरीके से बता देता हूं आप, पर बहरहाल विषय इसका नहीं है सर। कहां 1980 की कहानी में पहुंच गए आप, अभी तो बात इसके संदर्भ करिए। अभी कुल मिलाकर आपसे जानना है कि कांग्रेस की आज की स्क्रीनिंग कमेटी का विस्तार आपको कितना परेशान किया या कितना आनंदित किया। आखिरी सवाल चिंतामणि जी, थोड़े अपनी मन स्थिति को हमसे साझा कर दीजिए, आनंद आ जाए हम लोगों को। देखिए ना हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, ना हमारे लिए आनंद का, ना दुख का विषय है, कांग्रेस का आंतरिक विषय है। लेकिन कांग्रेस अपने अंदर भी केवल दिखावा कर रही है, नामधारी लोग रख रही है कि उनको उनकी सुनना नहीं है। और कांग्रेस में जो सर फुटबॉल है उसका एक और स्वरूप है, उसका एक और स्वरूप है सर फुटबॉल का। मैं डॉक्टर राकेश पाठक वापस आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि आप नहीं मानते हैं कि एक अगंभीर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी, एक महत्वपूर्ण चुनाव, एक प्रतिष्ठा का चुनाव, इस आक्षेपों के बीच में चुनाव कि हमारी चुनी हुई सरकार को चुरा लिया गया था, उसके प्रतिशोध के लिए लड़ा जा रहा चुनाव, और वहां पर नेताओं को जिम्मेदारी देने के संदर्भ में इस तरीके का व्यवहार, 4 दिन बाद स्क्रीनिंग कमेटी का विस्तार हो रहा है, इसे सामान्य घटना के तौर पर देखें, या डॉक्टर राकेश पाठक मानते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को ज़्यादा गंभीरता का परिचय देने की जरूरत है, ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की उपहास की स्थितियां न बने। देखिए ये कांग्रेस के लिए जीवन मरण का चुनाव है हिमांशु जी। जिस तरह से 2018 में जीतने के बाद सरकार गंवाई है कांग्रेस ने, उसमें अपनी कांग्रेस की गलतियां भी हैं, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर उसके लिए अस्तित्व का चुनाव है ये, और ऐसे चुनाव को कायदे से सोच समझ कर लड़ना चाहिए, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो। बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। हम ऐसा मानते हैं कि कमेटियां बनाने का काम चुनाव तक चलता रहेगा, दोनों पार्टियों में फेरबदल होते रहते हैं। ये कोई बहुत ऐसा गंभीर विषय नहीं है कमेटी में 3 और लोग आ गए तो इससे पार्टी बहुत कुछ हासिल कर लेगी या उससे नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक जानकारी जोड़ना थी कि शायद मृणाल जी नहीं बता पाए, कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं। अगर चिंतामणि जी दलितों की चिंता कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को के पद पर दलित को बिठा रखा है। फिलहाल दोनों पार्टियों को इस चुनाव को जितनी गंभीरता से लड़ना चाहिए वो गंभीरता दोनों पार्टियों में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के भीतर असंतोष नहीं है। उमा भारती का बयान आपने देख लिया, उन्हें तो बुलाया नहीं गया जन आशीर्वाद यात्रा में। रघुनंदन शर्मा सांसद रहे जो कह रहे हैं हमें तो मृतक मान लिया है पार्टी ने, जीते जी मृत मान लिया है। तो ये इस समय चुनाव तक दोनों पार्टियों में अभी ये चलता रहेगा मंथन, और दल बदल कांग्रेस की तरफ से भी होगा जब सूचियां जारी होंगी। फिलहाल ये धारा बीजेपी से कांग्रेस की तरफ चल रही है, ये अभी संघर्ष चलते रहना है, लेकिन ये अगले सूचियों की घोषणा तक है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम उसके बाद खत्म हो जाएगा जैसे सूची जारी होगी दोनों पार्टियों में। बीजेपी में भी राष्ट्रीय नेतृत्व का दखल सीधा है, अमित शाह जी, आपके भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव, ये सब लोग प्रदेश इकाई के ऊपर पूरी तरह से काबिज हैं। तो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चिंता है प्रदेश की
दोनों पार्टियां चिंतित हैं कि कैसे भी इस चुनाव को जीतना है। कैसे भी इस चुनाव को जीता जाए, दोनों पार्टियां गंभीरता से इसे ले रही हैं। आखिरी बातचीत के लिए मृणाल पंत जी आपके पास आता हूँ और एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने पिछली बार बोला ये तीनों हमारे बड़े नेता हैं। मेरा तो सवाल ये है कि बार बार हारने वाले ही आपकी पार्टी में बड़े नेता के तौर पर क्यों देखे जाते हैं? ये जो तीनों नेता आज शामिल किए गए हैं, इन्होंने चुनाव हारने के संदर्भ में नए नए कीर्तिमान रचे हैं और मृणाल जी यहाँ बता रहे हैं ये हमारे बड़े नेता हैं। ये बड़े नेता की परिभाषा ऐसी क्यों हो गई है आपके यहाँ? हिमांशु जी, कभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि उनके पास संसद में केवल 2 सांसद थे। आज वो सरकार में। राजनीति में हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन उनका जो लंबा राजनीतिक अनुभव है वो पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद है। अजय सिंह राहुल भैया केवल एक बार विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, एक बार लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, इससे ज्यादा बार चुनाव जीते। अरुण यादव जी, मैं कैसे बताऊं मृणाल जी, आप तो मेरे पुराने साथी रहे हैं। एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, हारने की सूची काफ़ी लंबी है, एक बार का नहीं है। भोजपुर से भी हारे और फिर चिरौट से हारे विधानसभा का। लोकसभा के संदर्भ में भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो सतना से भी हारे, वो सीधी से भी हारे। तो मामला एक एक बार का हार का नहीं है। सुरेश पचौरी बहुत बड़े नेता रहे, पर हारने के संदर्भ में उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड आपकी जानकारी में। अरुण यादव जीते कम हारे ज़्यादा। इसलिए आपसे ये सवाल करना पड़ा कि उन कांग्रेस के तमाम नेताओं के दिल पे क्या गुजरती होगी जो लगातार जीतते हैं फिर भी बड़े नेता नहीं कहलाते, और जो चुनाव हारते जाते हैं फिर भी बड़े नेता कहलाते हैं। या ऐसे नेता जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं पाते हैं। सवाल है आम कांग्रेस कार्यकर्ता के मन से उठने वाले सवाल का। मृणाल जी जैसा प्रबुद्ध आदमी इसका उत्तर देगा। राजनीतिक लोकप्रियता के 2 पैमाने हैं। पहला होता है जनता के द्वारा चुना जाना और दूसरा होता है संगठन के कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करना। हम जिन 3 नेताओं की बात कर रहे हैं उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित किया है। संगठन को कैसे गढ़ा जा सकता है, पार्टी की नीति और कार्यक्रम कैसे बेहतर तरीके से तय हो सकते हैं, इसमें उनकी दक्षता है। तो मृणाल जी ने बताया भाई जनता के स्तर पर भले ही ना स्वीकारा जाए, संगठन के स्तर पर कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं को हमेशा चाहा है। पर कितने कमाल की बात है ना, जिन्हें संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिलो जान से चाहा, उनकी चाहत का एहसास करा पाने में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इतना समय लग गया। पर देर आए दुरुस्त आए, पार्टी ने उन नेताओं को स्थान और सम्मान दिया है जो प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दशक 3 दशक से महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। क्या उनको मिली हुई भूमिका कांग्रेस की संभावनाओं को प्रदेश के चुनाव में बेहतर कर पाएगी, ये सवाल है। आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने भूल सुधार के संदर्भ में आज कदम उठाया है। हाँ, तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस भूल सुधार की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए।